अभी टेस्ट ले लेंगे, पता चला कि सर क्या अभी। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, एक 24 घंटा नहीं, आपको हम 4 से 5 दिन टाइम देंगे। ठीक है, आप उसी में आपका जो भी चैप्टर है अभी तक पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन रहेगा, तैयारी करके आइए और तभी टेस्ट दीजिए। क्या श्रीकांत, है ना? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस टाइप के सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। सिविल शब्द याद रखना है, ये ट्रिक है एक तरह का। अगर आपका कैपेसिटिव सर्किट है, करंट आगे है तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। इंडक्टिव सर्किट है, एल से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? इंडक्टर को, तो वहां पे वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। ये ट्रिक को अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप कभी भूल भी गए तो ये शब्द याद होना चाहिए आपको, याद, या फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें कौन लीड कर रहा है, किसमें कौन लैग कर रहा है। हो गया, लिख लिए। हेडिंग डालिए LCR सर्किट। LCR सर्किट, LCR सर्किट ये क्या है? लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? अलग अलग पढ़ रहे थे। पहले हमने सिर्फ रेजिस्टर लिया था और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा था। उसमें देखा था कि करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। फिर हमने कैपेसिटिव सर्किट देखा था, प्योरली कैपेसिटिव, उसमें और कुछ भी नहीं लगा था, वहां करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज लैग कर रहा था। अभी हम लोग फिर उसके बाद देखे थे इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या था? वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था। ये तीन हम लोग अलग अलग करके देखे थे। अब हम तीनों को कंबाइन करेंगे और देखेंगे अगर तीनों एक साथ आ जाएं तब क्या सिचुएशन बनता है। तो चलिए तीनों को एक साथ ले आते हैं। सपोज करिए कि ये है आपका इंडक्टर, इसके साथ आपका लगा हुआ है कैपेसिटर और साथ में है आपका रेजिस्टर भी। इसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, आपने प्रोवाइड किया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यह है आपका इंडक्टर, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। यह आपका कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी है आपका कैपेसिटेंस है C। और यह आपका रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस है R। आपको पता है ये तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा VL। कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो हुआ आपका VC। और जो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो आपका VR। ठीक है, अब यहां पर यूज होता है आपका फेजर डायग्राम का, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, फेजर डायग्राम बना रहे थे, उसके हेल्प से समझना, इसको कितना समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बनाने जा रहे हैं? इसका फेजर डायग्राम। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर आप दिखा रहे हैं करंट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन है इस ओर। आपको पता है रेजिस्टर में इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट एक साथ चलता है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा VR, वो किधर होगा? करंट के साथ VR इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। कैपेसिटर में क्या होता है? करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। करंट लीड करता है, तो अगर करंट इधर है तो वोल्टेज इससे π/2 पीछे होगा, π/2 नीचे होगा। मतलब VC जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपका लैग करता है, करंट लीड करता है, तो हमने वोल्टेज को π/2 पीछे बनाया है। इंडक्टर के केस में क्या होता है? जो आपका वोल्टेज होता है वो लीड करता है, करंट लैग करता है। तो यहां पे करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो VL जो होगा इससे π/2 आगे होगा, तो VL को हमने बना दिया इस ओर। नेट जो वोल्टेज आया VL माइनस VC इस ओर आया। अब VL माइनस VC इस ओर है, VR इस ओर है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, नेट वोल्टेज V होगा। इस V को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल टू √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम, तो हमने V को लिखा √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है, आप जानते हैं VR क्या होता है? I इंटू R। VL क्या होता है? I इंटू XL। और VC क्या होता है? I इंटू XC। इन तीनों को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो V क्या हो जाएगा आपका? V हो जाएगा √IR का होल स्क्वायर
प्लस आई इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए v इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस आई स्क्वायर को हम कॉमन निकाल के बाहर ले आने वाले हैं। क्या हो गया ये आपका अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज को अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां दोनों में से हम आई स्क्वायर को कॉमन निकालने वाले हैं। आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस आई स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर जब लाएंगे तो ये आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो इसको ले आइए बाहर, क्या बन गया ये v इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इस आई को यहां से उठा के हम v से डिवाइड करने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, ये हो गया आपका v बाई आई। ये जो बना v बाई आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इम्पीडेंस। ये बता रहा है, क्या बता रहा है, इम्पीडेंस, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस क्या बताता है, ये बताता है इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट। सिर्फ रेजिस्टर होता था, सिर्फ रेजिस्टर, तो R इक्वल टू क्या होता था, V बाई आई, वो रेजिस्टेंस बताता था। यहां पर तीनों है और तीनों के लिए जो रेजिस्टेंस बताएगा वो कौन बताएगा, इम्पीडेंस Z। तो यहां से इम्पीडेंस का डेफिनेशन लिखिए, इम्पीडेंस Z ऑफ ए LCR circuit denotes the effective opposition offered by the LCR circuit to the flow of current through the circuit, to the flow of alternating current through the circuit, to the flow of alternating current through the circuit। लिखिए पहले यहां तक। चलिए अच्छा बताइए, जरा बताइए सोच करके, जो इंपीडेंस है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इंपीडेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा। काम क्या कर रहा है, काम तो वही कर रहा है ना भाई, कि आपको बता रहा है इफेक्टिव अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस बता रहा है आपको। तो इसका भी ऐसा यूनिट किसके एनालोगस है, किसके जैसा है, रेजिस्टेंस के जैसा है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा। लिख लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज ओम। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का होता था, सेम रेजिस्टेंस वाला डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, अगर आपका एलसीआर सर्किट है, ठीक है, आपको वोल्टेज, मान लो आपको वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपको बताना है कि करंट कितना है। आप करंट कैसे बताएंगे, I इक्वल टू V बाई जेड, I इक्वल टू V बाई इम्पीडेंस। जैसे रेजिस्टर के केस में क्या होता था, I इक्वल टू V बाई आर, तो यहां पे हो जाएगा I इक्वल टू V बाई जेड। अब Z का फॉर्मूला जब आप रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये होगा करंट का आपका पता, वैल्यू पता चल गया। अगर आपको निकालना हो, आपका फेजर डायग्राम कैसा बना था, अभी फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बना था, करंट इस ओर था, वी आर बी सी ओर था, और आपका इधर वी एल था, इधर आपका बी सी था, इधर आपका बी सी था, और जो नेट वोल्टेज आया था कहीं इस ओर आया था। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस था, इस फेज डिफरेंस को हम बोलते हैं फाई। अगर आपको फाई निकालना हो कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो आप कैसे निकालेंगे, टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर था आपका VL माइनस VC
और इधर था आपका वी आर। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, और वी एल को हम लिख सकते हैं आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी बाई आई इंटू आर। तो आपका tan फाई क्या हो गया, tan फाई हो गया आपका एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। तो यहां से आप फाई निकाल सकते हैं, फाई अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। अगर आपको पूछ दे कि एलसीआर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, आप ये फॉर्मूला tan फाई का लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक बात बताना, अगर 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 केस वन इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए, अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए, यहां पर tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर में अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए तो ऊपर में जीरो हो जाएगा, और tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब फाई का वैल्यू क्या आएगा, फाई इक्वल टू जीरो आएगा। समझ में आया? इस वाले में tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर में अगर एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो गया तो ये ऊपर में पूरा जीरो, तो tan फाई का वैल्यू जीरो, मतलब फाई का वैल्यू जीरो, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। और ऐसा कब होता है, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, तब मतलब सर्किट विल बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्यों? क्योंकि फाई जो है फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में वो जीरो हो चुका है। किसी को दिक्कत? केस 2 देखिए, केस 2, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। इस फॉर्मूले में अगर एक्सएल एक्ससी से बड़ा हो जाएगा तो tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब कि वोल्टेज जो है वो करंट से लीड करेगा, वोल्टेज करंट से लीड करेगा। लिख लीजिए, वोल्टेज विल लीड करंट, या फिर इसी चीज को घुमा के भी बोल सकते हैं, करंट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज। तो वोल्टेज विल लीड करंट, ठीक है। और सर्किट कैसे बिहेव करेगा? सर्किट जो होगा ना तो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा, ना प्योरली इंडक्टिव बिहेव करेगा, ना प्योरली कैपेसिटिव बिहेव करेगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड होगा। सर्किट विल बी इंडक्टेंस डोमिनेटेड। इंडक्टेंस का जो डोमिनेंस है वो सर्किट में ज्यादा होगा। लिख लीजिए, वोल्टेज विल लीड करंट एंड सर्किट विल बी इंडक्टेंस डोमिनेटेड। सर्किट विल बी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। तीसरा केस 3, इफ XL इज लेस देन XC। अगर XL का वैल्यू XC से कम हो जाए तो tan फाई का वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब फाई का वैल्यू निगेटिव होगा। फाई का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। फाई का वैल्यू निगेटिव मतलब क्या? वोल्टेज विल लैग बिहाइंड करंट। और सर्किट कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटेंस डोमिनेटेड होगा। सर्किट विल बी कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। आया समझ में? यस सर। लिख लीजिए, लिख लिए सब लोग? हो गया सबका? अब देखो, ये जो 3 केस आपने पढ़ा, पहला केस जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो रहा था, फेज डिफरेंस 0 हो रहा था, बाकी 2 केस जिसमें कुछ फेज डिफरेंस आ रहा था। इसमें जो पहला केस है जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो रहा है, ये काफी यूनिक केस है। इसमें बहुत सारी चीजें भी आगे होने वाली हैं, ठीक है ना? क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों बाकी सबसे अलग है, इसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, एलसीआर सर्किट के केस में आपने अभी क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि अगर आपको वोल्टेज दिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर आपको करंट निकालना है, आप क्या यूज करते हैं? I इक्वल टू वी बाई जेड, ठीक है? इसको और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो V बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है?
ये क्या बता रहा है? करंट बता रहा है। ध्यान देना और मेरे को सोच के बताना। ये क्या बता रहा है? करंट बता रहा है। ये करंट मैक्सिमम कब होगा? ये करंट, अगर मेरे को इस करंट को मैक्सिमम बनाना है, I इक्वल टू वी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, क्या वोल्टेज फिक्स है। अब बताइए, अब आप इसको मैक्सिमम करना है, आप कैसे मैक्सिमम करेंगे? अगर सोचना, अगर एक्सएल और एक्ससी, क्योंकि दोनों सबट्रैक्शन में है, अगर ये दोनों एक दूसरे को काट दे, मतलब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कम हो गया तो आई का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब करंट मैक्सिमम कब होगा? इफ एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं। अगर एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं तो करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम। और इसी केस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। जब ऐसा केस होगा तब हम लोग बोलेंगे कि सर्किट जो है वो आपका रेजोनेंस में है। तो डिफिनेशन लिखिए, रेजोनेंस is defined in an LCR circuit as the condition when maximum current flows in the LCR circuit, when capacitive reactance XC becomes equal to inductive reactance XL for a particular frequency which is called resonating frequency। मतलब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है एलसीआर सर्किट में जब आपके सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है। ये कब होता है? जब एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर होकर एक दूसरे को काट देते हैं और सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। लिखिए, रेजोनेंस पूछेगा तो पूरा लिख देंगे ना सर? हाँ, आपको बताना है कि रेजोनेंस वो कंडीशन है जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। ये कब होता है? जब आपका एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाता है। और जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है उसको हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका फार्मूला अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। सही बता रहे, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़ने के बाद जो आपका नोट्स बन रहा है ना, अगर आप नोट्स अच्छे से एकदम पढ़ करके चले गए, आप सही में पेपर फाड़ गए होगे। मजाक में भले बात बोला हो, लेकिन आपका अगर उस तरह के माइंडसेट से आप एग्जाम में चले गए, आप पेपर सच में फाड़ के आइएगा। चलिए, तो आपने बोला कि रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जब करंट मैक्सिमम होगा। और ये कब होता है? जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाता है। ये कंडीशन होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। एक्सएल का फॉर्मूला आपको पता है एल ओमेगा, एक्ससी का फॉर्मूला आपको पता है 1/c ओमेगा। इसी में से आप क्या करिए कि ओमेगा और ओमेगा दोनों को एक साथ ले आओ। एल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/c। ओमेगा को आपने जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और एल को ले जाओ यहाँ इसके साथ, तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो यहां से जो ओमेगा का फॉर्मूला आया, ओमेगा नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। मतलब जब ओमेगा का वैल्यू इतना होगा, तब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होगा और रेजोनेंस होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
जब इतना आएगा वैल्यू तब उसका 1 से 1/1 हाँ, जब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे किसी आप रेडियो चलाते हैं, रेडियो में फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पकड़ लेता है, तो वैसा ही इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो आपका सर्किट में करंट होगा मैक्सिमम फ्लो करेगा, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा और आपका रेजोनेंस होगा। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताना कौन कौन है जो अभी टीवी देखता है? आप लोग देखते हो? आप लोग यार नहीं, हाँ आपको बता रहे हैं ना, ये फोन जब आ गया है ना जब से, और यूट्यूब ये सब, जब इंस्टाग्राम पे रील वील, टीवी तो हमको लगता है प्रॉपरली बैठ के 2-3 घंटा देखे कितना साल हो गया है। कभी कोई ऐसा न्यूज चल रहा है जो काम का है तो देख लिए, नहीं तो न्यूज से लेकर के क्रिकेट जितना कुछ है सब फोन पे चलता है। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। भाई साहब आपने बोला कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, सारे फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो होता है वो आपका क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा? अगर आप करंट, मान लीजिए आपका करंट है, आप वर्टिकल एक्सिस पे दिखा रहे हैं आई, और ये आपका रेजोनेंट, और आपका ये फ्रीक्वेंसी है, आपको एक्स एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर देखो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट जो है वो आपका मैक्सिमम हो गया, ओमेगा नॉट, जिसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा नॉट पे करंट जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और बाकी सारे फ्रीक्वेंसी पर जो आपका करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है। आया समझ में? तो ये होता है आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। इसको हम लोग बोले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ड्रॉ कर लीजिए, बन गया सबका। चलिए अगला टॉपिक डालिए, अगला टॉपिक हेडिंग डालिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर के 5 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, और ये 5 फॉर्मूले पहले हम लाइन से यहां लिख देते हैं, फिर बारी बारी से कैसे कैसे आया है वो सब हम लोग देखेंगे। पहला फॉर्मूला है जिसको, जैसे इसको डिफाइनिंग किया जाता है, वो आपका Q इक्वल टू XL बाई R और Q इक्वल टू XC बाई R, पहला। दूसरा, Q का एक फॉर्मूला ये भी होता है, Q इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका Q का होता है, Q इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट इंटू C इंटू R। चौथा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाई R, और पांचवा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। तो पहला तो ये पांचों फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए, आपको एकदम याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये पांचों कैसे आते हैं वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हो गया, लिख लिए। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या फिर और रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। मतलब कि Q इज इक्वल टू VL बाई VR और Q इज इक्वल टू VC बाई VR। Q इक्वल टू VL बाई VR और Q इक्वल टू VC बाई VR। इसी में अगर आप VL को आप लिख सकते हैं I इंटू XL, VR को आप लिख सकते हैं I इंटू R। I से I कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो आपने लिखा था XL बाई R वो आपका आ गया, Q इक्वल टू XL बाई R। अगर आपका इस वाले में अगर आप लिखो VC को आप लिख सकते हैं I XC बाई I इंटू R, I से I कैंसिल हो गया, Q का एक और फॉर्मूला आ गया XC बाई R। मतलब पहला जो फॉर्मूला आपने लिखा था यहाँ पर वो कैसे आता है आपने देख लिया।
लिख लीजिए यहां तक। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, Q इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीका है क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का। अगर आप समझ जाएंगे कि ओमेगा 1 क्या होता है, ओमेगा 2 क्या होता है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्वालिटी फैक्टर को हमने ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, पहले आते हैं इस ग्राफ पे, जो ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया था कुछ देर पहले। पहले इस ग्राफ पर आते हैं। ये था आपका ग्राफ, इधर आप दिखा रहे थे करंट आई को, इधर आप दिखा रहे थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, इस पर ओमेगा नॉट पर आपका करंट क्या आया था, मैक्सिमम करंट आपका आई नॉट आया था। ठीक है, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी पर करंट जो था इससे कम हो जा रहा था। हमने क्या किया, इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बाएं तरफ और दाएं तरफ दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज चूज की, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ये आपका ओमेगा 1 है और ओमेगा 2। हमने इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज की जिस पर जो पावर लॉस है वो रेजोनेंट पावर लॉस का आधा हो जाता है। अभी हम सब कुछ लिखवाएंगे, पहले समझना। पहले यहां आते हैं, वापस आते हैं। ये क्या है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा, आई नॉट होगा, और पावर लॉस यहां पर कितना होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, आई नॉट स्क्वायर आर। ठीक है, करंट जो होगा, मान लीजिए आपका दो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा 1 पे आपका करंट है मान लीजिए I1 और ओमेगा 2 पे करंट है आपका I2। तो यहां पर पावर लॉस कितना होगा, यहां होगा I1 स्क्वायर आर, और यहां कितना होगा पावर लॉस, I2 स्क्वायर आर। यहां तक कोई दिक्कत। आपका एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था ओमेगा नॉट जिस पर करंट मैक्सिमम हो रहा था, यहां पावर लॉस है आपका आई नॉट स्क्वायर आर। आपने दो फ्रीक्वेंसी चूज की है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अपने मन से, जहां पर ओमेगा 1 पर करंट होगा आपका I1 जो मैक्सिमम करंट से कम होगा, ओमेगा 2 पर भी करंट होगा I2 जो कि आपका मैक्सिमम करंट से कम होगा। ओमेगा 1 इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर लॉस होगा I1 स्क्वायर आर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर लॉस होगा I2 स्क्वायर आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 होते हैं, ये ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिस पर जो पावर लॉस होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पावर लॉस का आधा हो जाता है। ठीक है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, लेट, ये हम खुद से मान रहे हैं, लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज at which the power loss in the circuit is half the power loss at resonant frequency। ठीक है, तो यहां पावर लॉस कितना है, I1 स्क्वायर आर ओमेगा 1 पर। आप क्या मान रहे हैं कि ये कितना है, आई नॉट स्क्वायर आर का आधा है, आपने खुद से माना। ठीक है, तो यहां से आपका आर से आर कैंसिल हो गया, I1 कितना आया, I1 आया आपका आई नॉट बाई √2। ठीक है, सिमिलरली I2 पर, ओमेगा 2 पे चलिए, यहां पे पावर लॉस कितना था, I2 स्क्वायर आर, और ये कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आर से आर कैंसिल, तो आपका I2 कितना आ गया, I2 इक्वल टू आई नॉट बाई √2। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए I1 जो है, I1 इसको आप क्या लिख सकते हैं, I1 को आप लिख सकते हैं V नॉट बाई √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कितना है आपका I नॉट बाई √2। ठीक है, इसी I नॉट को आप लिख सकते हैं V नॉट बाई R√2 लिख सकते हैं क्या, I नॉट को V नॉट बाई R, V नॉट से V नॉट कैंसिल हो गया, हुआ क्या बचा, 1 बाई √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई R√2। ठीक है, अब क्या करिए, इसको दोनों को डिनोमिनेटर में है, दोनों को ऊपर ले जाइए, क्या बन जाएगा आपका √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू R√2। क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 2R स्क्वायर हो गया।
इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आया, XL माइनस XC इक्वल टू, एक तो आएगा आपका प्लस R और एक आएगा आपका XL माइनस XC इक्वल टू माइनस R आएगा। प्योर मैथ से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। XL को आप क्या लिख सकते हैं, L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू, ये आपका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 2 है, इक्वल टू प्लस R और यहां पर क्या हो गया, L ओमेगा 1 माइनस 1/C ओमेगा 1, ये हो गया आपका माइनस R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हमने बोल दिया, लेट अस सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये है आपका इक्वेशन 2। पहले यहां तक लिख लीजिए। सर वहाँ ऊपर लिखे थे V नॉट बाय R2 है, वहाँ कैसे लिखे थे सर? कहाँ पे, या वो उसी लाइन लास्ट में V नॉट बाय R2 वहीं पे आगे ये हाँ I नॉट है, हाँ हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, I इक्वल टू होता है V बाई R हाँ होता है, तो I नॉट को हमने लिख दिया V नॉट बाई R। है समझ? आपके पास दो इक्वेशंस आई। पहला इक्वेशन आपके पास आया L ओमेगा 2 माइनस 1/C ओमेगा 2 इक्वल टू प्लस R, ये आपका इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन आपके पास आया L ओमेगा 1 माइनस 1/C ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस R, ये आपका इक्वेशन 2 आया। हम पहले क्या करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को पहले लिख लीजिए एक दूसरे के नीचे। L ओमेगा 2 माइनस 1/C ओमेगा 2 इक्वल टू R और L ओमेगा 1 माइनस 1/C ओमेगा 2 C ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस R। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, L इंटू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस 1/C इंटू 1/ओमेगा 2 प्लस 1/ओमेगा 1 इक्वल टू 0। R और माइनस R दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया। अगर ये 0 हो गया इधर, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो माइनस में है इसको राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या आपका इक्वल टू का साइन। समझ में आ रहा है? इसको हटा दीजिए, ये आपका राइट साइड चला गया। अभी ये क्या, L इंटू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इक्वल टू 1/C इंटू ओमेगा, दोनों एलसीएम ले लो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, क्या बन जाएगा, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 आया। ये आपका ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 आया। अब यहां से देखिए ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका क्या आया, L इक्वल टू 1/C ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC आया, कोई दिक्कत। अब देखिए जो ओमेगा नॉट आपने डिफाइन किया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या था, 1/√L इंटू C। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ये जो 1/LC है, इसके बदले आप ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट बराबर यहां से कितना आया, √ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला आपके पास बन करके आया, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला आपका ओमेगा नॉट का हो गया 1/√LC, एक फॉर्मूला हो गया √ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। लिख लीजिए पहले यहां तक। अभी आपने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, ठीक है ना। अब क्या करने जा रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से 1 में से 2 को घटा लीजिए, तो L ओमेगा 2 माइनस 1/C ओमेगा 2 इक्वल टू प्लस R और L ओमेगा 1 माइनस 1/C ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस R। जब दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये बन जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 1/C इंटू 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2R, ठीक है। अब देखिए L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का आप ले लो LCM, क्या बन जाएगा, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखो दिमाग लगाने जा रहे हैं। मेरा अभी फॉर्मूला आया था ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये फॉर्मूला आया था, ठीक है।
अब ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता है, 1/LC इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 जो 1/LC होता है, यहाँ पे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/LC। तो ठीक है, लिख देते हैं L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 1/LC। C से C आपका कैंसिल हो गया, L जो है ऊपर चला जाएगा और इधर तो आपका 2R जैसे था वैसे है ही। ठीक है, तो देखिए क्या बना ये L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, L जो है ऊपर चला गया, प्लस L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2R। ये क्या बनाया 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2R। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आया R बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आया R बाई L। ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या बता रहा है, ये जो दो फ्रीक्वेंसीज आपने ली थी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इन दोनों के बीच का गैप बता रहा है। इसी गैप को हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। ये आपको बैंड विड्थ बता रहा है। तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला आ गया R बाई L। अब जो क्वालिटी फैक्टर आप डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मेरा आया कितना R बाई L। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ओमेगा नॉट इंटू R बाई L। तो ये क्या बना यहाँ से क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट इंटू L बाई ओमेगा नॉट इंटू L बाई R। ये बन गया आपका क्वालिटी फैक्टर का तीसरा फॉर्मूला। लिख लीजिए। कहाँ पे ये वाला, हाँ। ये एक्चुअली आप डिफाइन करते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, क्यों डिफाइन, अब इसका मतलब समझिए कि हम इस तरह से क्यों डिफाइन करते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर है ना, ये आपको बताता है कि आपका ग्राफ कितना शार्प है। ये क्वालिटी फैक्टर आपको बताता है कि ग्राफ आपका कितना शार्प है। अगर आपका ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 काफी कम होगा, मान लो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 काफी कम है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका ओमेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका ओमेगा 2 हो जाएगा, वो बहुत कम हुआ, ग्राफ जो आपका बहुत शार्प बना। अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बहुत बड़ा है तो अब ग्राफ शार्प नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, ऐसा समझ में। ठीक है, बस 2 लाइन इसके आगे और है, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, यहां आपका फॉर्मूला आया क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट L बाई R। ठीक है, अब आपका ओमेगा नॉट का फॉर्मूला होता है 1/√L इंटू C। इसका स्क्वायर कीजिएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू C। आप L को लिख सकते हैं 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू C। इस L को आप यहां पर पुट करके रख दीजिए, तो क्या बना आपका Q इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई R इंटू 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू C। एक ओमेगा आपका कट गया, फॉर्मूला क्या बना 1/ओमेगा नॉट C इंटू R। ये आपका चौथा फॉर्मूला बना। ठीक है, एक और बच रहा है, पहले इसको लिख लीजिए। कौन, ये फॉर्मूला। हाँ, आप एक, अगर आपको एक पता है, अगर आपको ये पता है, इससे आप ये निकाल लोगे, और इसके बाद अगर इसकी ये पता है तो इसी से आप पांचवा भी निकाल लोगे। कैसे भी देखना, लिख लो, पहले बता रहे। देखो, ये फॉर्मूला है L और R के टर्म्स में, ये फॉर्मूला है C और R के टर्म्स में, और जो पांचवा फॉर्मूला है वो R, L और C तीनों के टर्म्स में है। तो जिसको जिस जगह, जैसे आपको ये बनाना है तो आपको L को हटाना है, तो आपने L को हटा दिया, समझ रहे हैं ना। अब देखो, इसी फॉर्मूले में आ जाओ, तीसरा नंबर को फॉर्मूला उठाओ, Q इक्वल टू ओमेगा नॉट L इंटू R। ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√L इंटू C। यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो गया 1/√L इंटू C इंटू L बाई R। ठीक है, आपका एक ये जो रूट है इसको काट देगा, यहाँ पे रूट बन गया, क्या बना 1/R√L बाई C। Q इक्वल टू 1/R√L बाई C आपका लास्ट फॉर्मूला। लिख लीजिए। अच्छा रुको, इसको हम अच्छे से 2 स्टेप में कर देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ये यहाँ तक समझ रहे हो, ठीक है। इस ओमेगा नॉट को हमने लिख दिया 1/√L इंटू C इंटू L बाई R। ठीक है, अब देखिए 1/√C इंटू 1/√L हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, इंटू L बाई R। एक रूट इसको काट दिया तो यहाँ क्या बन गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा 1/R इंटू √L बाई
सी। लिख लीजिए Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट L बाई सी। देखिए जो आपके पांचों फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए पांचों के पांचों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशन जो है क्वालिटी फैक्टर का, अगर आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर का, सिर्फ 2 नंबर का आता है, जो पहला आपने डिराइव किया था ना VL बाई VR करके, उसको बना देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। यही सवाल 5 नंबर में आता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ जो आपको दिखा करके आप निकाले थे, आप वहां से डिराइव करेंगे। नंबर पे डिपेंड करता है कितना नंबर का फॉर्मूला, कितना नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। मेरा जहां तक मानना है जो बैंडविड्थ वाला आपका गया है, जो डेरिवेशन आपको कराए हैं, चांसेस बहुत कम है कि आएगा वो उतना लंबा डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो छोटा वाला डेरिवेशन है, कम से कम उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास में इसलिए कराना जरूरी है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आ गया तो फिर आप हमारे पास आइएगा कि सर आपने कहाँ पढ़ाया था, ठीक है। तो नोट्स जो आपका बैंडविड्थ वाला फॉर्मूला है, नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्षमता पे है, अगर आप कर पा रहे हैं आप पूरा कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है आपको हमने बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम कोई टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है।